आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 9 और लेक्चर 9 में आज हम देखने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की केस स्टडीज। तो लास्ट लेक्चर में हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के कंसेप्ट्स क्लियर किया था और अब हम उसके केस स्टडीज देखने वाले हैं। केस स्टडी 1 है, मिस्टर मेहरा ओन्स अ हाउस एट दिल्ली विच इज लेट आउट। Fair rent of the house is 24,000 whereas actual rent received is 30,000। तो जो उनका जो फ्लैट है जिसको उन्होंने लेट आउट किया है, फेयर रेंट उसका 24,000 है और उसका एक्चुअल रेंट है 30,000। He also received 10,000 from the tenant for charges towards lift, generator and security। तो जो भी चार्जेस वो रिसीव कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हमें रेंट का अमाउंट ही देखना होता है। He makes the following expenditure in respect of the house property। तो हाउस प्रॉपर्टी पे उन्होंने कुछ खर्चा किया है। तो क्या खर्चा किया है? तो म्यूनसिपल टैक्सेस पेड बाय मेहरा, ओनर ने म्यूनसिपल टैक्स पे किया है 4,000, फायर इंश्योरेंस 2,400, कलेक्शन चार्जेस 500, रिपेयर्स 2,000, लैंड रेवेन्यू 3,800, ग्राउंड रेंट पेड 2,000। तो ये एक्सपेंसेस उन्होंने पे किया है। Interest on borrowed capital during the previous year 2021 is 4,000। अभी यहाँ पर प्रीवियस ईयर का डायरेक्ट इंटरेस्ट दिया है, हमें यहाँ पर प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है। Funds borrowed on 1st April 2017 rupees 40,000 at 10% interest per annum were used for construction of the house which was completed on March 31st 21। अब उन्होंने जो लोन लिया था वो 1 अप्रैल 2017 को लिया था, जिसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है मार्च 31 2021। तो जो भी कंप्लीशन का डेट है उससे एक साल पहले का जो 31 रहता है वो ईयर लेना पड़ता है। तो यहाँ पर 31 मार्च 2021 है, तो इससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर का एंड हुआ 31 मार्च 2020 को। मतलब अपने को जो प्रीवियस ईयर छोड़ के उससे पहले का जो इंटरेस्ट निकालना है तो वो कितने साल के लिए आ जाएगा? 2017 अप्रैल में लिया है तो 17 से 18, 18 से 19 और 19 से 20, तो वो इंटरेस्ट अपने को 3 साल का निकालना है 1/5। कंप्यूट द इनकम अर्न्ड बाय हिम फ्रॉम हिज लेट आउट प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 21-22। अभी यहाँ पर उनका हमें क्या करना है कि पूरा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम निकालना है। यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने नहीं बोला है, हमें हाउस प्रॉपर्टी का इनकम निकालना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आरएलवी। हमारा आरएलवी क्या है? तो आरएलवी हमारा है 24,000 बिकॉज यहाँ पर सिर्फ फेयर रेंट ही दिया हुआ है 24,000। तो आरएलवी हमारा हो गया 24,000 और एक्चुअल रेंट हो गया 30,000। दोनों में से जो हायर है वो हो जाएगा हमारा जीएवी, मीन्स एनुअल वैल्यू, जिसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहा जाता है। उसके बाद हम कुछ नोट्स देखते हैं। रेंट इंक्लूड्स ओनली चार्जेस फॉर हाउस प्रॉपर्टी। Charges received for lift etc. are taxed not as income from house property। जैसे कि मैंने बताया आपको पहले भी कि लिफ्ट चार्जेस अगर लिया है, टेनेंट से कुछ चार्जेस लिया है तो उसको रेंट में हम इंक्लूड नहीं कर सकते, बट एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर ऐसे कुछ चार्जेस हम ले रहे हैं तो उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जो चार्जेस लिया उसके अगेंस्ट पेमेंट किया है तो वो पेमेंट को लेस करना होगा। सिमिलरली नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड एज फॉलोज। कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड इन प्रीवियस ईयर 2021, 31 मार्च 2021 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या हो जाएगा? पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ बोरोइंग टू एंड ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2020 तक के। तो प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? 40,000 का लोन था, 10% इंटरेस्ट, और 17 से लेके 2020 कितने साल हो गए? 3 साल। तो ये 3 साल का इंटरेस्ट, तो 3 साल का इंटरेस्ट हमारा आ गया 12,000। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आपका प्री कंस्ट्रक्शन जो इंटरेस्ट होता है उसको आप पूरा डिडक्ट नहीं कर सकते, उसका 1/5 आपको डिडक्ट करना है।
तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट अलाउेबल ड्यूरिंग करंट प्रीवियस ईयर इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ 12,000 मतलब 2,400। ये हो गया प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। और पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट में हम लोग क्या लेंगे, जो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट है वो। तो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया है 4,000, अगर नहीं भी दिया होता तो 40,000 का 10% फॉर 1 ईयर विल बी 4,000 ओनली। तो यहाँ पर हमने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन देखा। तो अब हम देखेंगे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट होगा। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू मीन्स जीएवी हमने देख लिया 30,000 है, तो आरएलवी और एक्चुअल रेंट में से जो भी बड़ा अमाउंट था वो हो जाएगा हमारा जीएवी। उसमें से म्यूनसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर जो होता है वो लेस किया जाता है। अगर टेनेंट ने पे किया है तो उसे लेस किया नहीं जाता। तो यहाँ पर जो म्यूनसिपल टैक्सेस पेड है वो मिस्टर मेहरा ने ही पे किया है, इसलिए 30,000 में से 4,000 जो है वो म्यूनसिपल टैक्स जो है लेस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा एनएवी, जिसको हम कहते हैं नेट एनुअल वैल्यू। तो नेट एनुअल वैल्यू कितना आ गया 26,000। अभी यहाँ पर रूल के हिसाब से दो डिडक्शंस अलाउड है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन और सेकंड है हमारा इंटरेस्ट का डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी उन्होंने बहुत खर्चा भी किया है, तो गवर्नमेंट ने क्या बताया है कि खर्चा नहीं माइनस करना है, हमें डायरेक्टली 30% माइनस करना है। तो एनएवी जो है हमारा 26,000, उसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो जाएगा। तो 30% कितना हो गया 7,800। उसी तरह इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट हो गया 4,000। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स ड्यूरिंग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, जो अभी हम लोगों ने देखा 1/5 ऑफ 3 इयर्स का जो इंटरेस्ट था वो, तो वो हो गया 2,400। तो टोटल डिडक्शंस हमारे हो गए 14,200। 7,800 प्लस 4,000 प्लस 2,400, तो टोटल डिडक्शंस होते हैं 14,200। तो 26,000 में से मीन्स एनएवी में से टोटल डिडक्शंस लेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 11,800। तो ये जो नेट इनकम है इस पे हो जाएगा इनकम टैक्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, केस स्टडी 2। मिस्टर परमवीर हैज ऑक्यूपाइड 3 houses for his own residential purposes, particulars of which are as follows। अब एक प्रॉपर्टी ही सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकता है। अब यहाँ पर क्या दिया है कि मिस्टर परमवीर जो है वो 3 घर खुद के रेसिडेंशियल के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी एक घर को ही हम एसओपी कहेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और बाकी के जो 2 घर है उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पर दिया है तीनों प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड रेंट, हाउस 3 का स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दिया है, फेयर रेंट दिया हुआ है, म्यूनिसिपैलिटी टैक्स पेड दिया हुआ है। अभी पेड बाय टेनेंट ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज तीनों घर में वो खुद ही रहते हैं, मतलब उन्होंने खुद में ही पे किया रहेगा। तो कितना पे किया है वो दिया हुआ है, रिपेयर्स दिया हुआ है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन अगेंस्ट इंटरेस्ट फॉर मीटिंग पर्सनल एक्सपेंस। अभी यहाँ पर इसके अमाउंट्स दिए हुए हैं। Compute the income from house property for Mr. Paramveer for the assessment year 21-22. House 1 in his hometown was vacant throughout the year. तो जो उनके होम टाउन में हाउस 1 है वो पूरे साल के लिए वैकेंट था। As he resided in house 3, तो वो कहाँ रह रहे थे, हाउस 3 में, in Mumbai where he works। तो हाउस 3 में वो रह रहे थे, तो हमारा एसओपी मीन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा हाउस 3। तो हाउस 3 का जो है जीएबी वो रहेगा निल, बिकॉज वो घर में वो रह रहे। हाउस 2 इन वाशी वॉज यूज बाय हिम ओनली फॉर 2 months इन समर वेकेशन। तो वाशी में जो उनका घर है एक, वहां पर वो समर वेकेशन के लिए 2 महीने के लिए रहे। सबसे पहले हम देखेंगे वर्किंग नोट्स। Interest on loan is not allowed as deduction as loan is taken for personal expense, meeting personal expense। तो इंटरेस्ट उन्होंने जो लोन लिया है ना, वो लोन का इंटरेस्ट हम माइनस नहीं कर सकते, बिकॉज जो इंटरेस्ट लिया हुआ है वो इंटरेस्ट उन्होंने वो लोन उन्होंने पर्सनल एक्सपेंस के लिए लिया है, कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं लिया है, तो वो इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा हमें। हाउस 3, इनकम फ्रॉम हाउस 3 विल बी नील एज इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो मैंने क्वेश्चन पढ़ते समय आपको बता दिया
कि जो हाउस 3 है उसमें वो खुद रह रहे हैं तो उसका जो GAV है वो नील आ जाएगा। हाउस 1, in case of house 1, GAV is decided as follows: higher of municipal valuation 11,500 and fair rent 15,000। दोनों में से हायर आ जाएगा, पहले दोनों में से हायर हो गया 15,000। अब 15,000 दिस इज लोअर देन स्टैंडर्ड रेट। अब ये जो 15,000 है ये स्टैंडर्ड रेट से कम है, तो वही 15,000 आ जाएगा। Note that the GAV can be lower than standard rate but cannot be higher than standard rate। तो जो GAV होता है वो स्टैंडर्ड रेट से कम हो सकता है लेकिन स्टैंडर्ड रेट से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब देखेंगे हाउस 2 का। इन केस ऑफ हाउस 2, GAV इज डिसाइडेड एज फॉलोज: हायर ऑफ म्यूनसिपल वैल्यूएशन एंड फेयर रेंट। म्यूनसिपल वैल्यूएशन 30,000 है, फेयर रेंट 25,000 है, तो हायर आ गया 30,000। दिस इज हायर देन स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट 20,000 है, तो 30,000 जो हायर है वही आ जाएगा हमारा GAV, तो 30,000 हो जाएगा हमारा GAV। Mr. Paramveer has occupied 3 houses for his residential purpose. Only one house, as per his choice, can be treated as self-occupied property. Another 2 houses will be treated as deemed to be let out property. तो प्रॉपर्टी लेट आउट होना चाहिए लेकिन लेट आउट है नहीं, इसीलिए उसको डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी कहा जाएगा। House 3 will be treated as self-occupied property as it has the highest GAV। अब हाईएस्ट GAV है तो हाईएस्ट उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, इसलिए हाईएस्ट GAV है तो उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रखेंगे। एंड हाउस 1 एंड 2 विल बी डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टीज। तो अब दोनों का GAV हमने देख लिया वर्किंग नोट्स में। हाउस 1 का है 15,000, हाउस 2 का है 20,000। दोनों में से जितना म्यूनसिपल टैक्सेस पे किया है उसको लेस कर देंगे तो हमें आ जाएगा NAV। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी का NAV आ गया 13,800, सेकेंड प्रॉपर्टी का NAV आ गया 17,600। अभी यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगा 30% का। इंटरेस्ट को माइनस हम नहीं कर सकते बिकॉज पर्सनल एक्सपेंस का है, जो लोन था वो पर्सनल एक्सपेंस का था, तो 30% डिडक्शन के अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया। 13,800 का 30% 4140, 17,600 का 30% 5280। रिमेनिंग जो 70% है वो हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 9,660 एंड 12,320। अभी टोटल उनका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना हो गया, तो 2 हाउस प्रॉपर्टी है और एक प्रॉपर्टी SOP है। तभी यहाँ पर कैसे करेंगे हम, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल बी फर्स्ट DNOP, सेकेंड हाउस DLOP एंड थर्ड हाउस SOP। तो फर्स्ट और सेकेंड हाउस का जो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आए वो लेंगे। SOP जो है उसका जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा नील बिकॉज उसका GAV भी नील है। तो टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा 21,980। नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं हम। मिस्टर केवल took a loan of rupees 1 lakhs at the rate 15% per annum for HDFC on 1st April 2017 for the purpose of construction of his house। तो कंस्ट्रक्शन के लिए HDFC से 15% इंटरेस्ट पे उन्होंने 1 लाख का लोन लिया। The house was completed on 20 March 2020। हाउस कब कंप्लीट हो गया है, 20 मार्च 2020 को। तो उससे 1 साल पहले का 31 मार्च कभी आया था, तो ये मार्च 2020 है, तो उससे पहले कब आया होगा, 31 मार्च 2019 को। मतलब हमें जो प्री इंटरेस्ट लेना है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट लेना है, वो कितना हो जाएगा हमारा 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2019, मतलब 2 साल। Calculate the deductible amount of interest from the annual value for the previous year 2021 if house is let out। तब यहाँ पर हमें इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना है। Since the loan is taken for construction of the house, interest for the previous year 2021 as well as the pre-construction interest is deductible under section 24। करंट ईयर का इंटरेस्ट तो 15% ऑफ 1 लाख रहेगा 15,000। इट इज अज्यूम दैट लोन इज नॉट रिपेड सो फार। करंट ईयर में भी उसका जो है लोन का रिपेमेंट नहीं हुआ है,
ये अज्यूम करते हुए अगर हम चलते हैं तो पिछले साल का इंटरेस्ट जो है वो पूरा 1 लाख का 15% कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? द प्रीवियस ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज कंप्लीटेड इन 1920। तो कब हो गया? 1920 में कंप्लीट हुआ। Pre-construction interest means the interest from the date of loan to the last date of the financial year preceding the previous year in which the construction of property is complete. That is, in the above case, interest from 1st April 2017 to 31st March 2019. मतलब 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15% इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 2 ईयर्स, टोटल कितना आ जाएगा? 30,000। तो ये 30,000 इंटरेस्ट आ गया प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। अब रूल के हिसाब से उसका 1/5 हमें इंटरेस्ट जो है वो माइनस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? 1/5 ऑफ 30,000 दैट इज 6,000 विल बी अलाउड इन द प्रीवियस ईयर 2021। तब इंटरेस्ट कितना डिडक्ट होगा? 6,000 पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, सॉरी 6,000 प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, और जो रिमेनिंग 15,000 है ये प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। मतलब टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 15,000 एंड 6,000 21,000। नेक्स्ट केस स्टडी, यहाँ पर देखते हैं एक बार कैलकुलेशन। लोन अमाउंट 1 लाख, डेट ऑफ लोन टेकन 1 अप्रैल 2017, डेट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट 20 मार्च 2020, और उसके 1 साल पहले को आ जाएगा 31 मार्च 2019। मतलब 24 मंथ्स मीन्स 2 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। 1 लाख इंटू 24 डिवाइडेड बाय 12 ले लो अगर आप मंथ में देख रहे हो तो। अगर आपका सपोज फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर पूरा कंप्लीट 2 साल है, लेकिन अगर पूरा कंप्लीट 2 साल नहीं होता तब हमें कैसे लेना पड़ता? अगर मंथ भी होते तो फॉर एग्जांपल अगर 20 मंथ्स ही होते तो हमें 20 डिवाइडेड बाय 12 लेना पड़ता। तो यहाँ पर हमने लिया है 24 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 15%, तो आ जाएगा 30,000। उसके बाद में 1/5 ऑफ 30,000, 1/5 प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट आ जाएगा। 1/5 इंटू 30,000 मीन्स 6,000। The total interest deductible in the previous year 2021 is interest for current year plus 1/5 of pre-construction interest, that is 15,000 plus 6,000 is equals to rupees 21,000. Case study 4. Mr. Ramesh had written off rupees 20,000 is 2009-10 as irrecoverable rent. He was allowed by the income tax officer to deduct 14,000. He received from his tenant 16,000 in 2021 out of the above dues. Calculate the amount taxable under section 25A. Thus, the entire recovery 16,000 is ultimately taxed earlier 6,000 plus now 10,000. पहले का 6,000 और अभी का 10,000. अनरियलाइज रेंट ऑफ अर्लियर ईयर कितना है? 20,000 यहाँ पर दिया हुआ है। पहले का रेंट कितना है? 20,000 लेस डिडक्शन अलाउड। डिडक्शन कितना बोला है इनकम टैक्स ऑफिसर ने? 14,000 का डिडक्शन कर सकते हैं, तो डिडक्शन अलाउड हो गया 14,000। अब डिडक्शन डिसअलाउड, कितना डिडक्शन हम नहीं कर सकते, वो है 6,000। और अभी कितना रिकवर कर लिया है हमने? 16,000। तो टैक्स अंडर सेक्शन 25A आ जाएगा हमारा 10,000। यहाँ पर केस स्टडी 5 में हम देखेंगे हाउस विथ मेनी यूजेस। राम owned a house property at Madras which was occupied by him for the purpose of his residence. तो मद्रास में एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसको उसने जो है रेसिडेंस के लिए यूज किया था। He was transferred to Delhi in June 20 and therefore he let out property with effect from 1st July. जून 2020 में वो दिल्ली ट्रांसफर हो गया और 1 जुलाई से ही उसने रेंट पे दे दिया on a monthly rent of 3,000. The municipal taxes payable in respect of property at 25% of rateable value was 6,000, of which 50% was paid by him before 31st March 2021.
50% municipal taxes was paid by him. Fair rent of the property is 20,000. Interest on money borrowed for the construction of the property 20,000. Compute the income from house property for the assessment year 21-22. सबसे पहले नोट देखेंगे. हाउस ओन्ड बाय मिस्टर राम इज लेट आउट फॉर 9 months. अब वो बंदा कब तक था? जून में तक था. मीन्स अप्रैल मई जून 3 महीना वो खुद था. उसके बाद 9 month उन्होंने रेंट पे दे दिया. मीन्स वो लेट आउट प्रॉपर्टी हो गया. एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस कैन नॉट बी टेकन एज नील, क्योंकि उसको तो रेंट पे दे दिया है प्रॉपर्टी को, तो उसको हम नील नहीं ले सकते. एज द हाउस हैज बीन लेट फॉर सम टाइम ड्यूरिंग द ईयर. Since the above house was let out during the year, its annual value will be computed under section 23 subsection 1b. It will be the reasonable lettable value or its actual rent, whichever is higher. तो डायरेक्ट RLV और एक्चुअल रेंट में जो भी बड़ा रहेगा वो हो जाएगा उसका एनएलवी. The reasonable lettable value is 24,000. कैसे पता चला 24,000? इस सेंटेंस में क्या दिया है? म्यूनिसिपल टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी 25% ऑफ रेटेबल वैल्यू ऑफ 6,000. तो 25% का वैल्यू 6,000 है, तो 100% का वैल्यू कितना हो गया? तो 100% का वैल्यू हो गया 24,000. तो अब यहाँ पर हमें क्या मिल गया? दो चीज़ मिल गया, एक्चुअल रेंट और यहाँ पर हमें मिल गया RLV, रेटेबल वैल्यू हमने देख लिया 24,000. Hence the GAV will be the actual rent. दोनों में से हायर जो है वो हो जाएगा एक्चुअल रेंट. तो एक्चुअल रेंट हमारा कितना है? तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में फेयर रेंट 20, म्यूनिसिपल वैल्यू हो गया 24, दोनों का हायर हो गया RLV. एक्चुअल रेंट 3,000 रेंट है और 9 month जो है वो प्रॉपर्टी लेट आउट था, मतलब 27,000. तो दोनों का हायर विल बी GAV. तो GAV इज 27,000 लेस म्यूनिसिपैलिटी टैक्स पेड बाय ओनर 50% ऑफ 6,000. उसने क्या बोला है कि 6,000 का 50% जो है ओनर ने पे किया है. तो 6,000 का 50% हो जाएगा 3,000. तो 27,000 माइनस म्यूनिसिपैलिटी टैक्स पेड 3,000. तो NAV आ जाएगा 24,000. तो NAV हो गया हमारा 24,000. उसके बाद डिडक्शंस आ जाएंगे, जिसमें दो डिडक्शन अलाउ किया है. एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेकंड होता है इंटरेस्ट पेबल. यहाँ पर अपने को इंटरेस्ट का अमाउंट ही दे दिया हुआ. तो पहले 24,000 का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन आ जाएगा 7,200 और सेकंड आ जाएगा इंटरेस्ट 20,000. मतलब टोटल हो गया 27,200. 24,000 में से 27,200 आ जाएगा. तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माइनस में आ रहा है, तो वो इनकम नहीं हो गया, वो क्या हो गया? मेरा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो गया. तो माइनस 3,200 आ जाएगा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. केस स्टडी 6. Mr. Prakash has a residential property, details of which are given below. म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दिया है 1,15,000 और रेंट रिसीवेबल पर मंथ दिया है 10,000. The following expenses were paid by Mr. Prakash. Municipality tax 10,000 पूरा डिडक्ट हो जाएगा. Collection charges 8,000. Insurance 10,000. The house remained vacant for 1 month. अभी जो घर था वो 1 महीने के लिए खाली था. Compute is income from house property for the assessment year 2021. तब यहाँ पर म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दिया है तो वही हो जाएगा हमारा RLV. और जो एक्चुअल रेंट है, एक्चुअल रेंट कितना हो जाएगा हमारा? अब यहाँ पर देखो RLV हो गया हमारा म्यूनिसिपल वैल्यूएशन और एक्चुअल रेंट हो जाएगा 10,000 इंटू 11. 10,000 एक्चुअल रेंट है और 11 महीना ही लेट आउट था प्रॉपर्टी, तो 1,10,000. GAV is equals to actual rent as it is less than RLV due to loss. नॉर्मली क्या होता है, दोनों में से जो हायर होता है वो हम लेते हैं, लेकिन 1 महीना वेकेंट था उसकी वजह से हमारा एक्चुअल रेंट कम हो गया ना, इसलिए एक्चुअल रेंट ही हो जाएगा GAV. उसमें से हम माइनस कर देंगे म्यूनिसिपलिटी टैक्स पे. तो म्यूनिसिपल टैक्स कितना पे किया है? 10,000. तो हमारा NAV नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा 1 लाख. इसमें से हम दो डिडक्शन कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक इंटरेस्ट का डिडक्शन. यहाँ पर लोन का कुछ डिटेल नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हम स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30% करेंगे. तो
1,00,000 का 30% हो जाएगा 30,000 और रिमेनिंग 70% हो जाएगा इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 70,000। तो काफ़ी इजी था ये क्वेश्चन। केस स्टडी 7, अनरियलाइज रेंट फॉर अर्लियर्स प्लस अर्लियर्स। Compute the income from house property from the following particulars in respect of a new property owned by Mr. Sharad, which was let out from 1st April 2015 onwards. तो 1 अप्रैल 2015 से वो प्रॉपर्टी लेट आउट है। फेयर रेंट है 60,000, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल पर मंथ 7,500 और एक्चुअली रेंट कितना रिसीव हो गया है फॉर 10 मंथ्स ओनली ड्यू टू वैकेंसी पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। तो 2 महीना जो प्रॉपर्टी वैकेंट था उसकी वजह से हमारा एक्चुअल रेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10 और हमारा एक्चुअल रेंट 1 साल का हो जाएगा 75,000। म्यूनसिपल टैक्स पेड इंक्लूडिंग अरियर्स फॉर अर्लियर ईयर्स के भी बाकी थे कुछ, तो टोटल उसने म्यूनसिपल टैक्सेस पे कर दिया है 14,400। इंटरेस्ट ऑन बोरोवल पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो इस साल का इंटरेस्ट दिया हुआ है 23,000। इंटरेस्ट ऑन बोरोवल पेड प्रायर टू 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 से पहले का इंटरेस्ट दिया है 20,000। कलेक्शन चार्जेस 3,400। अनरियलाइज्ड रेंट क्लेम्ड एज डिडक्शन इन अर्लियर ईयर बट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 11,000. Arrears of rent for earlier years received during the year 8,000. Expenditure on repairs to property, ये सब अब तो देखते नहीं है, जो भी एक्सपेंसेस हुए तो वो डायरेक्टली स्टैंडर्ड डिडक्शन में आ जाते हैं। ग्राउंड रेंट दिया हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिया हुआ है और एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कलेक्टिंग अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट कलेक्ट करने के लिए कुछ एक्सपेंस हो गया है 3,500 का। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे वर्किंग नोट्स। एक्चुअल रेंट 75,000 इज टेकन एज जीएवी सिंस इट इज मोर देन आरएलवी इन स्पाइट ऑफ लॉस कॉज्ड बाय वैकेंसी। तो जो हमारा लॉस भी हो चुका है उसकी वजह से, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्चुअल रेंट आ जाएगा हमारा जी। म्यूनसिपल टैक्सेस आर डिडक्टेड ऑन पेमेंट बेसिस इवन इफ दे आर फॉर अर्लियर्स। तो म्यूनसिपल टैक्सेस पहले साल के भी पे किया है हमने, तो इसलिए जितना पे किया है उतना म्यूनसिपल टैक्सेस पूरा डिडक्ट किया जाएगा। नो सेपरेट डिडक्शन इज अलाउड फॉर रिपेयर्स, इंश्योरेंस, ग्राउंड रेंट। तो सेपरेट डिडक्शन नहीं होता है, डायरेक्टली स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 30% का। ओनली इंटरेस्ट फॉर द करंट ईयर इज क्लेम्ड, सिर्फ जो करंट ईयर का इंटरेस्ट है वो क्लेम होगा। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि हम लोग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करते हैं वो करेंगे कि नहीं। The 5-year period for claiming pre-acquisition interest paid before 1st April 2015 is over. अभी हमारा ईयर क्या है 20 से 21, प्रीवियस ईयर क्या है 20 से 21। अब उससे पहले 5 साल भी 1 अप्रैल 2015 को खत्म हो जाता है, तो हम लोग क्लेम कर सकते हैं क्या उससे पहले के 5 साल का? नहीं क्लेम कर सकते। Hence प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट कैन नॉट बी क्लेम। हाँ, प्रीवियस ईयर का जो इंटरेस्ट है वो हम डिडक्शन ले सकते हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रियलाइजिंग अनरियलाइज्ड रेंट कैन नॉट बी क्लेम। अब एक्सपेंस को हम ऐसे भी क्लेम नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हम देखेंगे कैलकुलेशन। रीजनेबल लेटेबल वैल्यू, जैसे हमने देखा फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों में से जो भी पड़ा है वो हो जाएगा हमारा जीएवी लेस म्यूनसिपल टैक्सेस पेड, पूरा के पूरा अमाउंट। अगर पहले का भी म्यूनसिपल टैक्सेस पेड जो बचा था तो वो पिछले साल में नहीं उसका क्लेम लिया रहेगा। अगर उससे पहले के साल का होगा तो उससे पहले साल का, अगर म्यूनसिपल टैक्स पे ही नहीं किया था पहले तो वो लेस नहीं किया होगा। इसलिए अभी सब एक साथ पे कर दिया है, तो सब एक साथ भी पे किया है तो हम पूरा के पूरा अमाउंट म्यूनसिपल टैक्सेस जो पे किया हुआ है उसका लेस कर सकते हैं। तो हमें मिल जाएगा एनएवी। तो एनएवी हमारा हो गया 60,600। इसमें से हम 2 डिडक्शन करेंगे, एक इंटरेस्ट का, एक 30% डिडक्शन। तो पहले आ जाएगा 30% डिडक्शन 0.1, एक्चुअली ये 0.2 है। स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गया 18,180 ऑफ 60,600 30%। और इंटरेस्ट पेएबल जो प्रीवियस ईयर का सिर्फ वही आएगा, मतलब 23,000। तो टोटल हो गया 41,180। 60,600 में से 41,180 लेस हो जाएगा तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा 19,420। उसमें
हमने अनरियलाइज रेंट अभी रियलाइज किया है 11,000, उसको ऐड कर देंगे, प्लस अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड, पहले का भी रेंट मिल गया है अरियर्स, तो वो 8,000 और उसमें से भी हमें 30% डिडक्शन मिलेगा, तो उसका 30% डिडक्शन करके 8,000 माइनस 2,400 5,600, तो जो हमारा इंटरेस्ट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आया, उसमें अनरियलाइज रेंट ऐड हो जाएगा, अरियर्स ऑफ रेंट ऐड हो जाएगा, तो टोटल हमें मिल जाएगा इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी विल बी 36,020। तो यहाँ पर एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट था वो ये था, अरियर्स ऑफ रेंट जो हमारा आ गया है उसमें से भी स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% हमें निकालना है, पूरे के पूरे अमाउंट पे हम लोग टैक्स पे नहीं करेंगे। Case study 8. Mr. Parag and his 3 sons, Santosh, Mahesh, and Yogesh, are equal co-owners of a house property consisting of 20 residential flats. Out of the above, one flat each is occupied by Mr. Parag and his sons for own residential purpose, self-occupied. तो टोटल 20 घर है उनके पास में, मिस्टर पराग के पास में। अब यहाँ पर 20 घर में से हर एक घर में उनके 3 लड़के और एक वो रहते हैं, मतलब 4 घर उनके सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गए हैं। The balance 16 flats are let out at the rate of 2,000 per month per flat. Per month per flat. The reasonable lettable value of each flat is 10,000 per annum. यहाँ पर 10,000 per annum दे दिया है, मतलब आपने को 16 फ्लैट का कैलकुलेट करना है, 16 into 10,000 करेंगे। The municipal taxes paid for each flat is at the rate 50% of reasonable lettable value. 50% of reasonable lettable value दिया है, मतलब 10,000 का 50% मतलब 5,000 म्यूनिसिपल टैक्स है। The following expenses were incurred by them during the year ended 31st March 2021 in respect of the property. अब यहाँ पर उन्होंने फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, अब यहाँ पर 60,000 दिया है 20 फ्लैट्स का। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल द co-owners for the assessment year 2021. Each owner can independently claim 3,000 as interest in respect of SOP flat and claim loss on this account from his share of income 41,200 from Mumbai house. Thus, Mr. Parag and each of his sons has the same total income of 38,200. कैसे देखते? $16 flats LOP, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यहाँ पर रीजनेबल लेटेबल वैल्यू तो दिया हुआ है 10,000 इंटू, एक्चुअली ये 16 है, 10,000 इंटू 16 हो जाएगा 1,60,000। एक्चुअल रेंट हो गया 16 फ्लैट्स इंटू 12 मंथ्स इंटू 2,000 रेंट, मतलब 3,84,000। दोनों का जो हायर है वो हो जाएगा GAV लेस म्यूनसिपलिटी टैक्स पेड बाय द ओनर। अब वहाँ पर क्या दिया था कि रीजनेबल लेटेबल वैल्यू का 50% विल बी म्यूनसिपलिटी टैक्स, तो 16 इंटू 5,000 तो 80,000 हो गया म्यूनसिपल टैक्स, NAV हो गया 3,04,000। अब डिडक्शन हो जाएगा 3,04,000 का, तो 3,04,000 का डिडक्शन हो गया 91,200 एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स 60,000 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 60, क्योंकि ये जो 60,000 है ये सारे घर का लोन का है ना अमाउंट इंटरेस्ट का। अब हम कितने प्रॉपर्टी का निकालने वाले हैं, सिर्फ 16 प्रॉपर्टी पे ही हम टैक्स पे करने वाले हैं, तो हम 20 फ्लैट्स का कैसे इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा 16 फ्लैट्स का इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 16, तो 48,000 आ गया 16 घर का इंटरेस्ट का अमाउंट, तो मतलब टोटल डिडक्शन हो गया 1,39,200। तो इनकम फ्रॉम मुंबई हाउस प्रॉपर्टी हो गया 3,04,000 माइनस 139,200 मीन्स 1,64,800। तो हर एक ओनर का कितना हो गया, तो टोटल विल बी डिवाइडेड बाय 4, तो 4 लोगों का कितना हो गया 41,200। अब यहाँ पर लेस इंटरेस्ट डिडक्टेड 60,000 डिवाइडेड बाय 20 मतलब 3,000, तो हर कितना इंटरेस्ट निकाल सकते हैं खुद जो प्रॉपर्टी में रह रहे, तो नेट इनकम ऑफ ईच को ओनर फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड फ्लैट कितना हो जाएगा 3,000 माइनस हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का सिर्फ इंटरेस्ट हमने निकाला है 41,200 उनका
ईच ओनर का जो है वो शेयर हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, उसमें से सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का 3000 का इंटरेस्ट। तो नेट इनकम ऑफ ईच ओनर क्या हो जाएगा 38,200। एक्चुअली यहाँ पर एक जीरो ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 41,200 माइनस 3,000 मीन 38,200। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, देखो 41,200 उनका एक एक ओनर का इनकम आ गया था, लेकिन जिस घर में वो लोग रह रहे हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, उसका इंटरेस्ट हमने माइनस कर लिया। तो हर एक पर्सन का 3,000 का, 4 लोगों का 3,333 मतलब 12,000 वो इंटरेस्ट हो गया। और 48,000 तो हमने यहाँ पर जो LOP किया था उस पर ले लिया है डिडक्शन, तो 3,000 हमने यहाँ पर डिडक्शन ले लिया। तो हर एक जो को ओनर है उसका 38,200 का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा। यहाँ पर आज हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देख लिया है विथ मेनी एग्जाम्पल्स। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया रहेगा। यहाँ पर हम आज आपका लेक्चर जो है वो वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।